In this video, we will try and understand the causes, types, toxins, clinical signs, clinical findings, and much more things about the enterotoxemia, which is also known as overeating disease, pulpy kidney disease. This is the most common disease in the farm animals, especially in lambs, goats, and sheep, and of younger age than the old age. और इससे जो है वो 350 मिलियन रुपीस का ब्राज़ील में हर साल नुकसान होता है सिर्फ इस डिज़ीज़ की वजह से, उनकी इकॉनमी में एंटीरोटॉक्सीमिया की वजह से। बहुत कॉमन डिजीज़ है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़। इफ़ यू लुक एट इट्स कॉजेज़, तो इसमें जो है वो ग्रेन ज़्यादा डाइट पे लेने की वजह से होता है, क्योंकि ग्रेन्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। तो फीड के साथ अगर एनिमल ग्रेन भी ज़्यादा लेता है तो उसकी वजह से एंटीरोटॉक्सीमिया होता है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड एनिमल तो ईज़िली ससेप्टेबल होते हैं इस डिज़ीज़ के, और अगर एनिमल ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उसके पास ऑलरेडी जो है उनके इंटेस्टाइन में पैरासाइट रिजाइड कर रहे हैं, तो उसको तो ये डिज़ीज़ कॉमनली और बिल्कुल आसानी से हो सकती है। डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने की वजह से और ड्राई मैटर कम खाने की वजह से ये डिज़ीज़ होती है। इंटेस्टाइनल पेरिस्टालिसिस जो है, उसकी पेरिस्टालिसिस कहते हैं इंटेस्टाइन की कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन को, अगर वो कम हो जाती है तो उसकी वजह से भी एंटीरोटॉक्सीमिया हो सकता है। ठीक है, बात दिमाग में रखने की ये है सिर्फ कि एंटीरोटॉक्सीमिया का जो एजेंट होता है वो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिन होता है, और ये इंटेस्टाइन में कॉमनली हेल्दी एनिमल्स के रिसाइड करता है, रहता है। तो क्या वो चीज़ है कि ये जो है वो एक एनिमल की डेथ ले सकता है? अगर ये नॉर्मली हेल्दी एनिमल में मौजूद होता है तो ये डेथ क्यों कॉज करता है? ये जो है वो क्लिनिकल साइन, क्लिनिकल जो है सिम्टम्स जो है वो क्यों शो करता है? फिर उसकी वजह ये है कि ये कुछ क्वांटिटी में मौजूद होता है। अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि ज़्यादा जो है एनिमल ओवर ईट करता है, उसके पास ज़्यादा खाना मौजूद होता है, फीड लॉट में ज़्यादातर टाइम रहता है एनिमल, तो उसकी वजह से जो है ये जो है इसकी अमाउंट है, पॉपुलेशन है उस बैक्टीरिया की, वो इंक्रीज़ हो जाती है, और वो जो बैक्टीरिया है तकरीबन 4 मेजर टाइप के टॉक्सिन रिलीज़ करता है। उस टॉक्सिन्स को अगर हम नाम दें तो अल्फ़ा टॉक्सिन, बीटा टॉक्सिन, एप्सिलॉन टॉक्सिन और आयोडा टॉक्सिन। इसके अलावा भी टॉक्सिन्स हैं इसके जो कि रिलीज़ करता है, मगर ये कॉमन 4 टॉक्सिन्स हैं। और उसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिन की तकरीबन 5 टाइप्स हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई। अलग अलग टाइप जो है वो अलग अलग डिजीज़ कॉज करती है, और अलग अलग टाइप जो है वो अलग अलग टॉक्सिन रिलीज़ करती है। तो अगर हम उसकी टाइप्स के ऊपर बात करते हैं तो टाइप ए जो है वो हेमोरेजिक एंटीरोटॉक्सीमिया कॉज करती है। ये कैटल, शीप और गोट्स में ज़्यादातर पाई जाती है। ये टॉक्सिन्स जो है, इसके ऊपर टॉक्सिन की बात करते हैं तो अल्फ़ा टॉक्सिन्स ये रिलीज़ करती है, बीटा टॉक्सिन नहीं करती, और कोई टॉक्सिन रिलीज़ नहीं करती, सिर्फ अल्फ़ा टॉक्सिन टाइप ए जो है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिन की ये रिलीज़ करती है। इसके पास फोस्फोलाइपेज सी की एक्टिविटी होती है, और शिंगो माइलिनेस की एक्टिविटी होती है, और ये डिप्रेशन, जॉन्डिस, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है ना प्रॉब्लम कॉज करती है, और गैस गैंग्रीन में भी ये कॉज करती है। अगर हम अगर हम टाइप बी की बात करते हैं, टाइप बी जो है वो कौन से टॉक्सिन्स रिलीज़ करती हैं? वो अल्फ़ा टॉक्सिन भी रिलीज़ करती है, बीटा टॉक्सिन भी रिलीज़ करती है, एप्सिलॉन टॉक्सिन भी रिलीज़ करती है। इसके पास ट्रिप्सिन सेंसिटिव एक्टिविटी होती है, और ये बहुत हार्मफुल होती है शीप के लिए। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो कैपिलरी परमिएबिलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और इससे डिज़ीज़ का कॉज होती है लैम्ब डाइसेंट्री कॉज होती है इससे डिज़ीज़, किससे? बी टाइप से, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिन की बी टाइप से। नाउ लेट्स लुक एट टाइप सी। टाइप सी जो है वो अडल्ट शीप में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ये स्ट्रक कॉज करवाती है। स्ट्रक
किसकी वजह से होता है कि अबंडेंट फीड की वजह से होता है। और ये टॉक्सिन्स कौन से रिलीज़ करती है, बीटा टॉक्सिन्स रिलीज़ करती है। इसके पास भी ट्रिप्सिन सेंसिटिव टॉक्सिन की एक्टिविटी होती है और ये अल्फ़ा टॉक्सिन बीटा टॉक्सिन रिलीज़ करती है और ये भी लाइम डायसेंट्री कॉज करवाती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं टाइप डी की, तो टाइप डी लैम्स में पाई जाती है जो कि 3 से 10 हफ्ते की एज वाले होते हैं और ये जो है टाइप डी कॉज करती है डिज़ीज़ हर एज के ग्रुप में, गोट के हर एज ग्रुप में, मगर जो शीप के होते हैं लैम्स उसमें जो है वो 3 से 10 हफ्ते। डायरिया डिप्रेशन कॉज करवाती है ये उसमें। और उसके अलावा इसमें जो टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं वो 2 तरीके के टॉक्सिन्स होते हैं, अल्फ़ा टॉक्सिन और एप्सिलॉन टॉक्सिन। एप्सिलॉन टॉक्सिन क्या करवाता है, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ करवाता है इंटेस्टाइन म्यूकोसा की, ठीक है। और उसके अलावा जो है जो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजन है उसकी जो टाइप डी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पर मौजूद होती है, इंक्रीज़ करती है पॉपुलेशन को और टॉक्सिन्स रिलीज़ करती है एप्सिलॉन टॉक्सिन और वो फिर एंटीरोटॉक्सीमिया कहलाता है। एंटीरो हम स्मॉल इंटेस्टाइन को रिलेट करते हैं, टॉक्सीमिया के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर। अगर हम टाइप ई की बात करते हैं तो टाइप ई में जो है वो 2 तरीके के टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, आयोटा और अल्फ़ा टॉक्सिन्स। एपिडेमोलॉजी की बात करते हैं तो ये जो है वो एनिमल्स जो कि ग्रास करते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रास करते हैं पास्चर पर या यंग सीरियल क्रॉप्स पर, जिसमें जो है ग्रेन्स ज़्यादा होती हैं, तो उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है पाए जाने का। क्लिनिकल फाइंडिंग्स पर देखते हैं तो ये लैम्प डायसेंट्री सडन डेथ कॉज करती है, इसमें कोई साइन भी मौजूद नहीं होती, नज़र नहीं आती है। लैम्प डायसेंट्री से एनिमल डेथ कर जाता है, ठीक है। और एक्यूट फॉर्म में जो है सेवरल एब्डोमिनल पेन होता है एनिमल को। लैम्प्स जो है उनका जो फीसेस जो है फ्लूइड और ब्राउन कलर का होता है, समटाइम्स विथ ब्लड भी होता है और स्ट्रक कॉज हो जाता है शीप में जो कि सडन डेथ तक लीड करता है। कन्वर्जेंस जिसको हम इरेगुलर मूवमेंट कहते हैं बॉडी की, वो भी कॉज जो है नज़र आती है इस डिज़ीज़ में। और एंटीरोकोलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन एंड कॉलन और एंट्राइटिस भी हम इस डिज़ीज़ में देखते हैं। सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट, डायरिया, ग्राइंडिंग टीथ, एक्साइटमेंट, कन्वर्जेंस। एक्यूट फॉर्म में जो है ना वो डेथ भी हो जाती है। और अगर डायग्नोसिस करना है तो हम बैक्टीरिया को जो है फीसिस से आइसोलेट करते हैं या किडनी से, या जो है ना कल्चर हम गट का कल्चर बनाते हैं और फिर प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोसूरिया अगर ये प्रेजेंट होता है तो इससे भी डायग्नोसिस हो सकती है। स्पेसिफिक डीएनए टेस्टिंग भी इसके लिए आती है और अगर डेथ के बाद नेक्रोसी भी होती है। ट्रीटमेंट के लिए जो है पेनिसिलिन और C+D की जो और C और D की एंटीटॉक्सिन दी जाती है, एंटासिड, एंटीप्लॉटिंग, एनाल्जेसिक, ग्लूकोज लेवल जो है वो कम किया जाता है, प्रोबायोटिक्स दी जाती हैं, आईवी फ्लूइड थेरेपी दी जाती है, एविल या एंटीटॉक्सिन्स जो है दी जाती है। प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन होना बहुत ज़रूरी है। एनिमल्स को जो है वो हर 6 महीने के बाद वैक्सीन करना चाहिए। एक ETV जो कि एंटीरोटॉक्सीमिया की वैक्सीन है इससे, और फीडिंग स्ट्रेटजीज़ को ऐसा बनाना चाहिए कि इससे डिज़ीज़ ये ना हो एनिमल्स में। एक मैक्सिमम टाइम के लिए जो है लिमिटेड फूड देना चाहिए जिसमें जो है ग्रेन की जो है उनको सिर्फ ज़रूरत के साथ दिया जाए, ज़्यादा ना दिया जाए। और ग्रेजिंग टाइम पर भी लिमिट होनी चाहिए। और लैम्प्स को कोशिश करनी चाहिए जो कि न्यू एनिमल्स होते हैं, न्यू बॉर्न एनिमल्स होते हैं, उनको साथ जो है वो फीड ना दें तो बेहतर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंटीरोटॉक्सीमिया. होप यू अंडरस्टैंड. इफ़ यू आर न्यू इन दिस माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू so much for watching this.